अब इसमें जो हमने मेन टॉपिक्स कवर करने हैं उसमें सबसे पहले मटेरियल वेस्टेजेस वगैरह देख लेंगे, और सेकंड पे हम लेबर प्रोडक्टिविटी देखेंगे, और एंड पे हम इक्विपमेंट कॉस्ट निकालना सीखेंगे। इस स्लाइड का टोटल जो है वो 10 न्यूमेरिकल्स पर मुश्तमिल है, और एंड पे हम प्रोडक्टिविटी कॉस्ट के चार्ट्स देख लेंगे। अब जब हम वेस्ट की बात करते हैं तो कंस्ट्रक्शन में जब भी हम कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, चाहे वो ब्रिक वर्क की हो, चाहे वो प्लास्टर की हो, चाहे वो मैसनरी की हो, चाहे वो कंक्रीट की हो, तो मटेरियल जो है कुछ हद तक उसमें वेस्ट हो रहा होता है। इसका ये मतलब नहीं कि आप अगर 100 यूनिट का मटेरियल इस्तेमाल करते हैं तो 100 का 100 उसमें यूटिलाइज हो रहा होगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इंसान है, इंसान जो है वो परफेक्टली काम नहीं कर सकता। तो इसलिए उसमें जो है वेस्टेज का एलिमेंट हमने अपनी एस्टिमेशन में हर हाल में इंक्लूड करना होता है। अगर हम अपनी एस्टिमेशन में वेस्टेज का एलिमेंट ऐड नहीं करेंगे तो हमारा जो एस्टिमेट निकलेगा वो उसमें गलतियों के चांस है, वो एक्यूरेट एस्टिमेट कंसिडर नहीं होगा। इसलिए उस एक्यूरेट एस्टिमेट या नियरली एक्यूरेट एस्टिमेट तक पहुंचने के लिए हमने क्या करना होता है कि वेस्टेज हमने लाजमी ऐड करना होता है। इससे पहले जो हमने एस्टिमेशन का लेक्चर देखा, वो आप उसमें देखिएगा, तो जो सी भी एक्टिविटी हमने कैलकुलेट की है उसका वेस्टेज उसमें ऐड किया हुआ है। मिसाल के तौर पे हमने कंक्रीटिंग की अगर एक्टिविटी की थी तो वो फुटिंग कॉलम्स और बीम्स के केस में 5-5% हम लेते रहे हैं, और स्लैब के केस में हम उसको 8% तक वेस्टेज ऐड करते हैं। जब हम ब्रिक वर्क करते हैं जिसको हम चुनाई बोलते हैं, उसका 5% वेस्टेज ऐड होता है। सिमिलरली मॉडर्न और प्लास्टर के केस में हम 40% वेस्टेज ऐड हो रहा होता है, उसमें कर रहे होते हैं। और जब हमने ब्रिक वर्क देखी थी तो सॉरी, जब हमने वुड वर्क देखी थी तो उसमें 25% का वेस्टेज हम फाइनल कैलकुलेशन में ऐड अप कर रहे होते हैं। और इसी तरह जब हम री की बात करते हैं तो जब आप वायर मैश को यूज़ करते हैं, जाली जिसको पिक्चर भी दिखाई थी लास्ट टाइम, उसमें 5% वेस्टेज हम ऐड करते हैं। और जब आप स्लैब का सरिया उसकी जब कैलकुलेशन कर रहे होते हैं स्लैब के लिए, तो उसमें हम 8% वेस्टेज ऐड कर रहे होते हैं। और बाकी जितने भी मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग लैब्स, कॉलम बीम होगी, फुटिंग होगी, उसमें हम 10-10% वेस्टेज ऐड कर देते हैं। अब इसी वेस्टेज पर अगर हम एक एक न्यूमेरिकल देख लें कि मिसाल के तौर पे आपने ब्रिक्स कैलकुलेट की हैं 8000, और आपने एक स्टील की कैलकुलेशन की है एक स्पेसिफिक प्लान में, वो 1500 पाउंड्स आया। और आपने जो लिंटल्स और शेड्स में जो स्टील की कैलकुलेशन की थी वो मिसाल के तौर पे 800 पाउंड्स आया था। तो अब हमने ब्रिक वर्क का वेस्टेज देखना है, और इस टोटल क्वांटिटी जो हमें गिवन है 8000 की, इसमें वो वेस्टेज ऐड करके फाइनल नंबर ऑफ ब्रिक्स बतानी है। सेम गोज फॉर स्लैब एंड लिंटल एंड शेड्स स्टील। तो सबसे पहले ब्रिक वर्क का देख लेते हैं कि मेसनरी के केस में हमने देखा था 5% वेस्टेज हमने ऐड करना होता है। तो हमारी कैलकुलेशंस में 8000 ब्रिक्स हम निकाल चुके हैं। तो इस 8000 का आप 5% ले लें, जो कि 400 ब्रिक्स आएगा। अब इस 400 को जब आप 8000 में ऐड करेंगे तो ये टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स हैं जो आपने ऑर्डर करनी है, जो कि 8400 ब्रिक्स आई हैं। इसमें अब आपने वेस्टेज इंक्लूड कर दिया है। सिमिलरली अब हम अगर स्लैब का वेस्टेज देखें जो कि 8% होना चाहिए, तो आपने 1500 पाउंड्स का 8% लिया, जो कि 120 पाउंड्स आया। और उस 120 पाउंड को आपने, जो स्लैब का स्टील आपने कैलकुलेट किया हुआ था 1500 पाउंड्स, उसमें जब ऐड करेंगे तो वो 1620 पाउंड्स आ जाएगा स्टील स्लैब का, इंक्लूडिंग वेस्टेज। अब सिमिलरली आप लेंटर्स और शेड्स की अगर हम बात करें तो उसमें 10-10% हमारा वेस्टेज आएगा। तो 800 पाउंड्स आपने कैलकुलेट किया हुआ है, और अब 800 का 10% ले लें तो 80 पाउंड्स बनता है। और 800 पाउंड्स में जब आप 80 पाउंड्स ऐड करते हैं तो ये टोटल स्टील बन जाता है, इंक्लूडिंग वेस्टेज, 10% वेस्टेज लेंटल्स और शेड्स का 880 पाउंड्स। और अब टोटल स्टील आपने कितना प्रोक्योर करना है, अगर तो अब यहाँ पर आपने दो चीज़ें ड्राइंग्स में देखनी होंगी। अगर तो स्टील का नंबर डिफरेंट है तो फिर आपने ऐड नहीं करना, बल्कि उनको अलग अलग से ही ऑर्डर करना है। मतलब अगर 4 नंबर बार और 3 नंबर बार यूज़ हो रही है और आपने 4 नंबर का अलग वेट निकालना है और 3 नंबर का अलग वेट निकालना है, और इनका अलग अलग इनकी प्रोक्योरमेंट करनी है, ना कि इनको आपने
ऐड कर देना है। लेकिन अगर आपकी एस्टिमेशन में बार्स जितनी भी हैं वो सेम यूज़ हो रही हैं थ्रू आउट स्ट्रक्चर, मतलब जैसे स्लैब की बात करूँ तो वो थ्रू आउट अगर आप 3 नंबर बार यूज़ कर रहे हैं तो आप क्या कर लें, मतलब कि लॉन्गर डायरेक्शन और शॉर्टर डायरेक्शन दोनों का निकाल के ऐड कर दें और उसमें वेस्टेज भी उसमें इंक्लूड कर दें, तो जो फाइनल आएगी आप उसको कम्युलेटिवली ऑर्डर कर सकते हैं। तो इस बात का ख्याल रखिएगा, अगर तो स्टील का नंबर डिफरेंट है तो अलग अलग उनका आप कैलकुलेट करेंगे और उसकी प्रोक्योरमेंट करेंगे। अगर उनका नंबर सेम है तो फिर आप बेशक उन तमाम का फाइनल सम करके उसमें वेस्टेज ऐड करके आप उसको जो फाइनल वैल्यू आएगी उतना स्टील आप प्रोक्योर कर सकते हैं। BOQ इस पे काफ़ी डिटेल डिस्कशन हो चुकी है कि बिल ऑफ क्वांटिटीज़ जो भी आपने क्वांटिटीज़ अपनी यूज़ करनी होती हैं अपने प्रोजेक्ट में, उसको जब आप एक टेबुलर शेप में, ऑर्गेनाइज टेबुलर शेप में जिसका फॉर्मेट ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल होता है, उसमें जब आप इंसर्ट कर देते हैं तो फाइनल जो आउटपुट बनता है उसको हम BOQ बोलते हैं, बिल ऑफ क्वांटिटीज़। इसके कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? डिस्क्रिप्शन, आइटम, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। अब इसमें ये जो आइटम वाला कॉलम है और ये क्वांटिटी वाला कॉलम है, ये आप इस पे एक्टिविटी वाइज कर लें, जिस तरह की ये डिस्क्रिप्शन मैंने दी हुई है। इनसाइड टू थिंक कंक्रीट इन, ये थिन कंक्रीट इन स्ट्रिप फाउंडेशन मिक्स इसका है 136 का। और जिस तरह कॉस्ट समरी हमने जनरेट की थी, सीमेंट और हमने सैंड देखा था, और जो भी आपका आइटम यूज़ होता है उस आइटम को लिखें, उसके सामने उसकी क्वांटिटी को लिखें, और क्वांटिटी को जब आप उसके यूनिट रेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल अमाउंट आ जाती है। और इस तरह करेंगे तो पूरे प्रोजेक्ट का आपके पास एक डिटेल्ड BOQ बन के आ जाएगा कॉस्ट समरी की शक्ल में। अब जब हम BOQ बनाते हैं तो उससे पहले ज़ाहिरी बात है हमने कुछ कैलकुलेशंस करनी होती हैं, और उन कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए हम वेरियस शीट्स को यूज़ कर सकते हैं, जिसमें मोस्ट कॉमनली और फ्रीक्वेंटली जो यूज्ड शीट्स हैं वो हैं वर्कअप शीट्स और दूसरी होती है समरी शीट्स। अब ये जो पिक्चर हमें सामने नज़र आ रही है ये वर्कअप शीट है। वर्कअप शीट में क्या होता है कि हमने अपने जो एक्टिविटी है उसकी डिस्क्रिप्शन देनी होती है, और उसके सामने उसका हमने उसकी लेंथ निकाल, जो हमने कैलकुलेट किया वो लेंथ लिख देते हैं, उसकी विड्थ लिख देते हैं, अगर उसकी कोई हाइट है डेप्थ है वो लिख देते हैं, फिर उनको आपस में मल्टीप्लाई करके टोटल वॉल्यूम निकाल देते हैं। फिर उसके अलावा मज़ीद अगर कोई आपकी उसमें कोई इन्फॉर्मेशन आप उसमें उस शीट में ऐड करना चाह रहे हैं जो उस एक्टिविटी से रिलेटेड हो, वो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मशीनरी की कॉस्ट, फिर आपकी लेबर की कॉस्ट, ये चीज़ें आप हर एक्टिविटी के सामने अपनी वर्कअप शीट्स में इंक्लूड कर सकते हैं। फिर हमारे पास आती हैं समरी शीट्स। अब एक दफ़ा जब आपने ये लेंथ, विड्थ और डेप्थ या हाइट का एलिमेंट यूज़ करके हर एक्टिविटी का डायमेंशन के हिसाब से वॉल्यूम निकाल दिया, और मज़ीद अगर उसकी कोई डिटेल्स हैं वर्कअप शीट्स में लिख दी, तो अब उन वर्कअप शीट को समराइज करने के लिए हम समरी शीट्स यूज़ करते हैं। अब समरी शीट में हर एक्टिविटी की टोटल क्वांटिटी हम मेंशन कर देते हैं, फिर उसकी कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन आ रहा है, यानी कि जिस तरह हमने अगर सीमेंट की अगर मैं छोटी सी मिसाल देना चाहूँ तो उसमें हम एक फैक्टर यूज़ कर रहे होते हैं एंड वेट को ड्राई में कन्वर्ट करने के लिए, आप वो फैक्टर इसमें मेंशन कर सकते हैं। फिर आप अपना प्रोडक्टिविटी फैक्टर आगे चल के हम देखेंगे वो इसमें लेबर के साथ आप ऐड कर सकते हैं। प्रोडक्टिविटी लेबर आवर्स आप इसमें मेंशन कर सकते हैं, मटेरियल के आप आवर्स और रेट मेंशन कर सकते हैं। ऑल इन ऑल आपकी जितनी भी एक्टिविटी से रिलेटेड जो पीछे आपने वर्कअप शीट्स में यूज़ की हैं उनकी इंफॉर्मेशन को समराइज्ड शेप में अगर आप लिखना चाहें तो उससे जो हम शीट यूज़ करते हैं उसको हम समरी शीट्स का नाम दे रहे होते हैं। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, रूल से मुराद कोई फॉर्मेट नहीं है। आप अपनी मर्ज़ी का भी जो सा भी फिजिबल तरीक़ाकार है वो इख्तियार कर सकते हैं वर्कअप शीट्स को बनाने के लिए और समरी शीट्स को बनाने के लिए। आप अपना फॉर्मेट अपनी कंपनी का अगर है वो यूज़ कर लें, अगर पहले से बने हुए टेम्पलेट्स हैं नेट से मिल जाएंगे वो यूज़ कर सकते हैं। अपनी फ़ीस अपनी ईज़ के लिए अगर आप अपना कोई मतलब इस तरह का इंफॉर्मेशन उसमें यूज़ करना चाह रहे हैं, फॉर्मेट बनाना चाह रहे हैं तो वो आप कर सकते हैं। कोई मतलब ये नहीं कि कोई एग्जैक्ट फॉर्मेट है आप वही फॉलो करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, अब
प्रोडक्टिविटी से पहले हम क्योंकि आगे हमने कॉस्ट भी कैलकुलेट करनी है लेबर की और इक्विपमेंट की, तो हमें कॉस्ट के कंपोनेंट्स का पता होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम किसी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो कॉस्ट कंपोनेंट्स एक हायरार्किकल फॉर्मेट में ऊपर से लेकर नीचे तक चलते हैं। और जब मैं कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की बात करता हूँ तो वो टोटल कॉस्ट जो हम कैलकुलेट करते हैं वो मजमुआ होता है डायरेक्ट कॉस्ट का और इनडायरेक्ट कॉस्ट का। ये हम गालबन पहले भी एक दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। डायरेक्ट कॉस्ट जो आपकी लेबर, मटेरियल और इक्विपमेंट की शक्ल में आपके उस प्रोजेक्ट पे पड़ रही होती है, उसको डायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं। और ऐसी कॉस्ट जो आपको बिजनेस में रहने के लिए करनी ही करनी है, भरनी ही भरनी है, जैसे कि आपका जो स्टाफ है उसकी तनख्वाहें, आपका ऑफिस का रेंट, आपका जो आपने जो मशीनरी कोई रेंट पे ली हुई है, कोई प्लांट आपने इक्विपमेंट रेंट पे लिया हुआ है, उसका आपने जो रेंट पे करना है वो चीज़, आपने जो डिफरेंट ओवरहेड कॉस्ट आपकी प्रोजेक्ट की इन्वॉल्व होती हैं, ये तमाम कॉस्टें इनडायरेक्ट कॉस्ट बोला जाता है इनको। जब आप डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट को आपस में कंबाइन कर देंगे तो ये उस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट हो जाएगी। अब अगर हम बिड प्राइस की बात करें तो बिड प्राइस मजमुआ होता है टोटल कॉस्ट का और मार्कअप कॉस्ट का। मार्कअप से मुराद है प्रॉफिट का। और मार्कअप कॉस्ट की जब हम बात करते हैं तो इसमें कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट भी आ जाता है। कॉन्ट्रैक्टर के इनिशियली जो जर्नल ओवरहेड्स आ जाते हैं, जिसमें मोबिलाइजेशन, साइट कैंप ऑफिस की इंस्टॉलमेंट और उससे रिलेटेड जो एसेसरीज आपने स्टाफ को प्रोवाइड करनी होती हैं। फिर हम मार्कअप में अपनी कंटेंजेंसी सम इंक्लूड कर रहे होते हैं। जो ऐसी कॉस्ट जो अननोन जोन में लाई करें उनको हम कंटेंजेंसी कॉस्ट बोल रहे होते हैं। फिर जो अनफॉरसीन सर्कमस्टांसेस अगर आपके इनकर होते हैं साइट के ऊपर, तो उनके लिए जो आप अमाउंट सेट करते हैं, उन अनफॉरसीन एक्टिविटीज़ को अगर वो अकर कर रही हैं, जिनको हम रिस्क्स बोलते हैं, उनके लिए जब आप अमाउंट साइड पर रखते हैं तो उनको अलाउंस फॉर रिस्क्स बोलते हैं। ये चीज़ें ऑलरेडी हम देख चुके हैं। इनमें कंटिजेंसी और अलाउंस फॉर रिस्क में डिफरेंस क्या होता है मेजर। एक कंटिजेंसी ऐसी कॉस्ट जो अननोन जोन में लाई करे उसको कंटिजेंसी कॉस्ट बोलते हैं, और जो नोन जोन में लाई करे उसको हम अलाउंस बोलते हैं। अब आते हैं जी लेबर प्रोडक्टिविटी। अगर मैं लेबर प्रोडक्टिविटी को दो वर्ड्स में डिफाइन करना चाहूँ तो ये होता है आपकी जो लेबर है उसका आउटपुट। वो कितना आउटपुट निकालती है आपकी लेबर एक मुकम्मल डे में, चाहे वो 8 घंटे का कंस्ट्रक्शन साइट पे डे हो, चाहे वो 10 घंटे का हो, चाहे वो 12 घंटे का हो। क्योंकि जैसे जैसे आप आवर्स इंक्रीज करते जाएंगे आपकी जो प्रोडक्टिविटी रेट है वो उसी अंदाज से अफेक्ट होता चला जाएगा। क्यों अफेक्ट होता चला जाएगा? छोटी सी मिसाल आप एज्यूम करें, दो साइटें हैं, केस ए और केस बी। एक साइट पे 8 घंटे काम होता है और दूसरी साइड पे सेम जो है वो 12 घंटे का काम होता है। तो ऑब्वियसली जो साइड बी होगी जहाँ पे 12 घंटे का काम हो रहा है वहाँ प्रोडक्टिविटी कुछ हद तक गिरेगी, क्योंकि इंसान की जो इनबिल्ट कैपेसिटी होती है वर्क करने की वो एक मखसूस लिमिटेड आवर्स तक होता है। उसके बाद वो जो है उसकी उसके काम करने की एफिशिएंसी रिड्यूस होती चली जाती है। लिटरेचर हमें कहता है कि जब सुबह के जो टाइम होते हैं, मतलब कि फर्स्ट टाइम जिसको हम बोलते हैं, उस टाइम लेबर की प्रोडक्टिविटी जो होती है वो पीक पर होती है। लेकिन जैसे ही सेकंड टाइम आप चलते हैं, मतलब अगर हम बात करें कि खाने के बाद, यानी कि ज़ोहर की नमाज के बाद और फिनिशिंग टाइम से पहले तक, तो ये मखसूस टाइम पे प्रोडक्टिविटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि इस टाइम तक जो है एक कैपेसिटी जो होती है लेबर की वो यूटिलाइज हो चुकी होती है पूरा दिन काम कर करके। तो हमने अब जब लेबर प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं तो उसमें तीन इंपॉर्टेंट उसमें एलिमेंट्स आ रहे होते हैं। सबसे पहले लेबर कॉस्ट, फिर हमारे पास प्रोडक्टिविटी रेट, और प्रोडक्टिविटी रेट में हम लेबर आर की बात कर रहे होते हैं। तो इन तीन चीज़ों को हम एक एक करके देख लेते हैं। लेबर प्रोडक्टिविटी में सबसे पहले हमारे पास आती है लेबर कॉस्ट। तो लेबर कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमें जो भी जिस भी एक्टिविटी पे वो लेबर लगी हुई है, हमें ये पता होना चाहिए कि वो लेबर उस एक्टिविटी पर कितना घंटे काम करेगी। मतलब
6 घंटे काम करेगी, 8 घंटे काम करेगी उस एक्टिविटी पे वो लेबर, 10 घंटे काम करेगी, तो हमें लेबर आवर्स का पता होना चाहिए जो उस एक्टिविटी को किया करेगी लेबर। और दूसरी हमें उस लेबर का, जो कि हर एक्टिविटी का सारी बात अलग हो, एक्टिविटी से मुराद ब्रेक वर्क के लिए अलग तरह की लेबर होगी, फिर जब आप प्लास्टर वर्क करेंगे उसके लिए अलग तरह की लेबर चाहिए होगी, कंक्रीट के लिए अलग तरह की लेबर चाहिए होती है, स्टील फिक्सिंग के लिए, कटिंग के लिए हमें अलग तरह का स्किल्ड लेबर चाहिए होती है। तो उनके वेज रेट हमें पता होना चाहिए। तो जब आपको लेबर आवर्स का पता होगा और वेज रेट का पता होगा, तो इन दो क्वांटिटीज़ को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपके पास लेबर कॉस्ट निकल के आ जाएगी। अब लेबर आवर से मुराद क्या है कि एक लेबर 1 घंटे में काम कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज लेबर आवर। और इसका फार्मूला मैं आपको ऊपर बता चुका हूं कि जब आप लेबर आवर को मल्टीप्लाई कर देंगे वेज रेट के साथ तो आपके पास लेबर कॉस्ट आ जाएगी। अब लेबर आवर का जब मैं तस्करा करता हूं तो अब लेबर आवर कैसे निकलेगा? अब इसके दो तरीके हैं, या तो आप अपना एक्सपीरियंस यूज करें, या आप लेबर आवर का जो फार्मूला होता है स्लाइड के एंड पे आपको नजर आ रहा होगा, क्वांटिटी टेक ऑफ मल्टीप्लाइड बाय प्रोडक्टिविटी रेट। क्वांटिटी टेक ऑफ का क्या मतलब है कि वो लेबर, उसकी कैपेसिटी कितनी है काम करने की, कि वो 1 घंटे में कितने क्यूबिक फीट एक्सकेवेशन करता है, या वो 1 घंटे में कितने क्यूबिक फीट ब्रिक वर्क करता है। जो क्वांटिटी टेक ऑफ है, जब उस क्वांटिटी टेक ऑफ को आप प्रोडक्टिविटी रेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास लेबर आवर्स आ जाएंगे। अब आप देखें यहां पर आपको प्रोडक्टिविटी रेट का नहीं पता, मतलब अगर आपको लेबर आवर्स का पता चल गया, आपको क्वांटिटी का पता चल गया, तो आप प्रोडक्टिविटी रेट निकाल सकते हैं। अगर आपको क्वांटिटी का पता है और प्रोडक्टिविटी रेट का पता है, तो इक्वेशन को सिर्फ आपने ऊपर नीचे करना है तो लेबर आवर निकाल सकते हैं। ये आखिरी जो येलो में हाईलाइट हुई है कि मतलब अगर आपको इस फार्मूले में दो चीज़ों का पता हो तो तीसरी आप ऑटोमेटिकली निकाल सकते हैं। फार्मूले को सिर्फ आगे पीछे आपने करना है। और प्रोडक्टिविटी रेट में पहले भी बताया है कि या तो आप जो एक्सपीरियंस्ड बंदे होते हैं उन्होंने जो जो एक्सपीरियंस्ड पुरानी कंपनीज होती हैं उन्होंने अपने प्रोडक्टिविटी चार्ट्स की वर्किंग की होती है, उनके पास अपना डाटा होता है, हिस्टोरिकल डाटा जिसको हम बोलते हैं, और वो हिस्टोरिकल डाटा एक्चुअली वो यूज़ करते हैं जब भी उन्होंने लेबर आवर्स निकालने हों, या उन्होंने जब भी क्वांटिटी कैलकुलेशन वगैरह करनी हो, और उसमें उन्होंने ये लेबर प्रोडक्टिविटी, उन जो हिस्टोरिकल डाटा होता है वहाँ से वो प्रोडक्टिविटी रेट्स उठा लेते हैं, और उन प्रोडक्टिविटी रेट्स को वो यूज़ करके लेबर आवर्स कैलकुलेट कर लेते हैं, और लेबर आवर्स को कैलकुलेट करने के बाद वो लेबर की कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा जी, ये एक एग्जैक्ट फ्लो चार्ट है कि आप अ, तो ये एक फिगर है, ये एक पेपर है उससे मैंने उठाई है कि प्रोडक्टिविटी की इम्प्रूवमेंट करने के लिए आप क्या क्या इकदामात कर सकते हैं। तो आप अगर इस फिगर को समझना चाहें तो सबसे पहले देखें कि हमारा जो प्रोडक्टिविटी होता है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंडेंट होता है। वो हमारे लेबर इफेक्टिवनेस पर डिपेंडेंट होता है, हमारी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस पर डिपेंडेंट होता है, और मटेरियल टाइमलीनेस पर डिपेंडेंट होता है। अगर मटेरियल टाइमलीनेस की बात करें तो उसमें आपकी प्रोक्योरमेंट स्केजुलिंग आ जाती है, आपकी साइट लेआउट आ जाती है, और मटेरियल्स की हैंडलिंग वाले फैक्टर्स आ जाते हैं जो कि एट द एंड ऑफ द डे आपकी प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। फिर इसी तरह मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में आपकी स्केजुलिंग आती है, डाटा कलेक्शन आती है, प्लानिंग है, कंट्रोल है, जो कि प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के 5 फेजेस हैं, उनमें कितनी इफेक्टिवनेस है। फिर लेबर की बात करें तो वर्क इन्वायरमेंट क्या है, लेबर की मोटिवेशन कितनी है, लेबर को साइट पर क्या सेफ्टी प्रोवाइड की गई है, फिर आपने जो फिजिकल लिमिटेशंस आ जाती हैं लेबर की, उनसे आप एक्सीड तो नहीं करते। तो इन तमाम फैक्टर्स को आप अगर मिला दें तो ये मिल के
साइट के ऊपर, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के ऊपर प्रोडक्टिविटी को टारगेट कर रहे होते हैं। अगर आप इन फैक्टर्स को कंट्रोल कर लें, एनहांस कर लें, मैनेज कर लें, तो आप अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी साइट के ऊपर। अब प्रोडक्टिविटी, यहाँ से आपने अपना इनपुट दिया तो आपका आउटपुट निकला, तो ये इनपुट और आउटपुट इज एक्चुअली योर प्रोडक्टिविटी। तो इनपुट पे ऑब्वियसली आपके मटेरियल्स आएंगे, आपके मैन पावर आएगी, आपकी टॉप मैनेजमेंट होगी, साइट मैनेजमेंट होगी, आपकी इक्विपमेंट आएगी, और आउटपुट पे आपकी फाइनल प्रोडक्शन यूनिट निकल के आ जाएगी। अब ये जो प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट है, ये एक साइक्लिक प्रोसेस है जो कंटिन्यूअसली थ्रू आउट प्रोजेक्ट चलता रहता है। और आप अपने जो प्रोडक्टिविटी एस्टिमेट्स अपने निकाले होते हैं, जो आपने पहले से निकाले होते हैं, उसको जब आप एट द एंड ऑफ द डे एक्चुअली एग्जिस्टेड ये एक्चुअली एनकाउंटर्ड प्रोडक्टिविटी रेट्स के साथ कंपेयर करते हैं, तो आप अपना एक फीडबैक कंट्रोल मैकेनिज्म बना रहे होते हैं, जिसको यूज करके आप नेसेसरी एक्शंस या इम्प्रूवमेंट्स सजेस्ट कर सकते हैं। और ताकि फ्यूचर में अगर आप इस एक्टिविटी को या इससे रेलिवेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं, तो ये मसाइल जो अभी आपको पेश आए हैं, ये आपको फ्यूचर में इनका सामना ना करना पड़े। एग्जाम्पल देख लेते हैं कि हमने लेबर कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। हमारे पास कंक्रीट मैसनरी का वर्क है, और कंक्रीट मैसनरी की जो हम एक यूनिट यूज़ कर रहे हैं वो है 8 बाई 8 बाई 16। क्वांटिटी ऑफ वर्क हमने जी करना है 1700 स्क्वायर फीट में। ये हमने कंक्रीट मैसनरी के ये मतलब ये जो डायमेंशन है ब्लॉक्स की ही होती हैं, तो इनको आप एज्यूम कर लें ये आपके कंक्रीट ब्लॉक्स हैं। और क्वांटिटी है 1700 स्क्वायर फीट, जिसमें आपने ये कंक्रीट ब्लॉक्स डालने हैं। आपको लेबर वेज दे दिया है कि 600 रुपये पर आवर के हिसाब से लेबर चार्ज करेगा आपको। और मज़े की चीज़, इजाफी आपको प्रोडक्टिविटी रेट आपको बता दिया गया है कि 0.1 लेबर आवर्स लगेंगे पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। तो आपने लेबर कॉस्ट निकालनी है। तो लेबर कॉस्ट का फार्मूला हमारे पास होता है लेबर आवर्स इनटू वेज रेट पर आवर। वेज रेट आपको सवाल में गिवन है, लेकिन लेबर आवर्स आपको सवाल में नहीं गिवन। तो लेबर आवर्स आपने सबसे पहले कैलकुलेट कर लेने हैं। लेबर आवर्स का फार्मूला अभी मैंने आपको दिखाया, प्रोडक्टिविटी रेट मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी ऑफ वर्क। जब आप क्वांटिटी ऑफ वर्क जो कि 1700 स्क्वायर फीट था, इसको प्रोडक्टिविटी रेट जो कि 0.1 है मल्टीप्लाई करते हैं, तो लेबर आवर्स हमारे पास आ जाते हैं 170 लेबर आवर्स। अब इस 170 लेबर आवर्स को जब आप लेबर वेज जो कि 600 रुपये पर आवर है मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपके पास टोटल लेबर कॉस्ट निकल के आ जाती है रुपीज़ में। अच्छा, बाज़ दफ़ा हम हिस्टोरिकल डाटा यूज़ कर रहे होते हैं, तो हमने जो अपने एस्टिमेट रखे होते हैं उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्टिविटी जो है वो नहीं आ रही होती, यानी जो हमारा हिस्टोरिक डाटा है उससे वेरिएशन आ रही होती है प्रोडक्टिविटी रेट्स जो हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो उस केस में हमने करना क्या होता है कि हमें प्रोडक्टिविटी फैक्टर चाहिए होता है, और उस प्रोडक्टिविटी फैक्टर को जब आप लेबर आवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपके पास एडजस्टेड लेबर आवर्स आ जाती हैं। इसकी मिसाल आप ऐसे ले लें कि एक प्रोजेक्ट के स्टार्ट से पहले आपने कुछ एस्टिमेट्स अपने लगाए हुए थे लेबर आवर्स पे, लेकिन आपको पता चला कि वो प्रोडक्टिविटी आपकी नहीं निकल रही, जो या आपका जो प्रोजेक्ट है आपने उसकी मतलब आपको लगता है कि इसकी जो प्रोग्रेस है कंडीशंस को देखते हुए वो स्लो निकलेगी। जब भी आपको ऐसा लगे कि आपकी प्रोग्रेस स्लो निकलने वाली है गिवन सर्टन कंडीशंस जो कि साइट से रेलिवेंट हैं, तो आपने जो प्रोडक्टिविटी फैक्टर्स यूज़ करना होता है वो हम कोशिश करते हैं 1 से बड़ा हो। और इन्हीं कंडीशंस को अगर आप पहले से कंप्रीहेंड कर लें कि प्रोग्रेस जो आपकी निकलने वाली है वो आप अपनी एस्टिमेटेड प्रोग्रेस से ज़्यादा दे सकते हैं,
तो वहाँ पर प्रोडक्टिविटी फैक्टर हम 1 से नीचे गिरा देते हैं और जो लेबर आवर्स हैं उसको फिर उस दूसरे जो मॉडिफाइड प्रोडक्टिविटी फैक्टर जिसको हम बोलते हैं उसके साथ मल्टीप्लाई करके हम एडजस्टेड लेबर आवर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। उस एडजस्टेड लेबर आवर को यूज़ करते हुए उसको मल्टीप्लाई करते हैं वेज रेट के साथ, तो हमारे पास फाइनल कॉस्ट आ जाती है। प्रोडक्टिविटी फैक्टर्स पीछे चार्ट में आपको बता चुका हूँ किन किन चीज़ों से अफेक्ट होते हैं। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। हमने जो टोटल कंक्रीट मैसनरी यूनिट्स लगानी है, क्वांटिटी जो हमें दी गई है वो है 1000 स्क्वायर फीट। अब हिस्टोरिकल प्रोडक्टिविटी रेट हमारे पास, यानी कि प्रोडक्टिविटी रेट हमें दे दिया गया है जो कि हिस्टोरिकल प्रोडक्टिविटी रेट है, जो कि कंपनी के डाटा से हमें पता लगा 0.1 लेबर आवर्स पर स्क्वायर फीट। प्रोडक्टिविटी फैक्टर मुझे दे दिया गया जो अभी पिछली स्लाइड में मैंने बात की 1.1, क्योंकि मैंने इस एक्टिविटी से मुझे ये अंदाज़ा था कंसिडरिंग द सर्टन साइट कंडीशंस के इस एक्टिविटी को मैं ज़्यादा जल्दी परफॉर्म कर सकता हूँ, लिहाजा मैंने अपना प्रोडक्टिविटी फैक्टर जो है 1 से एनहा ऊपर कर लिया। जो प्रोडक्टिविटी रेट मुझे गिवन था 0.1, इसको मैंने 1 में ऐड कर लिया, तो मेरे पास प्रोडक्टिविटी फैक्टर निकल कर आ गया 1.1 का, क्योंकि मैंने ये इमेजिन कर लिया था कि ये जो एक्टिविटी है ये इसकी प्रोडक्टिविटी जल्दी हो सकती है गिवन सर्टन साइट स्पेसिफिक कंडीशन, जो कि एक्सपीरियंस बेस पे आपको अंदाजा होगा। क्रू मेरे पास है जी 3 मैसन है और 2 हेल्पर्स हैं। मैसन का जो वेज रेट है वो 800 रुपये पर आर है और हेल्पर का वेज रेट है 350 रुपये पर आर। अब सबसे पहले मैंने लेबर आवर्स कैलकुलेट कर लेने हैं हिस्टोरिक डाटा को यूज करके जो कंपनी का है। प्रोडक्टिविटी रेट 0.1 मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी 1000, तो लेबर आवर्स आगे 100। अब इसको मैंने प्रोडक्टिविटी फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि मैं अपने काम को स्पीड अप करना चाहता हूं। 100 को मैंने मल्टीप्लाई करना है 1.1 के साथ, जो मेरा अभी मैंने ऊपर प्रोडक्टिविटी फैक्टर निकाला है, तो मेरे लेबर आवर्स अब मैंने इंक्रीज कर दिए, मेरा काम स्पीड अप हो जाएगा। 110 लेबर आवर्स निकल आए। अब आपके पास एडजस्टेड लेबर आवर्स निकल आए हैं, इनको आप यूज करके आप अपनी लेबर कॉस्ट निकाल सकते हैं। लेकिन लेबर कॉस्ट से पहले आप ये देख लें कि आपका जो टोटल मतलब कि जो 3 मेसन्स हैं और आपके 2 लेबर जो आपके हेल्पर साथ प्रोवाइड किए हुए हैं, हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि इन जो 5 का ये जो टीम है, इसमें 60% जो एफर्ट है, जो काम है, जो आउटपुट है वो हमें मेसन्स से मिलेगी और 40% जो काम है, आउटपुट है वो हमें हेल्पर से मिल रही है। तो आपने जो एडजस्टेड लेबर आवर्स निकाले हैं उसका सबसे पहले मेसन्स के लिए 60% से उसको मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास मेसन के लेबर आर निकल के अलग आ जाएंगे और लेबर के जो लेबर आर्स निकलेंगे वो आपके अलग से कैलकुलेट करने हैं, जो कि पीछे 110 लेबर आवर्स से उसको जब आप 40% से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास हेल्पर्स जो हैं उनके लेबर आवर्स निकल के सामने आ जाएंगे। ये करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? ज़रूरत इसलिए पेश आई कि जो पिछली स्लाइड में क्वांटिटी निकली थी 110 लेबर आवर्स की, इसमें मेसन के भी थे इंक्लूड और हेल्पर के भी थे। अब मेसन का वेज रेट अलग है, हेल्पर का वेज रेट अलग है, लिहाजा मेसन के जो आर्स हैं वो हमने अलग करने हैं और हेल्पर्स के जो आर्स हैं वो हमने अलग कर लेने हैं। इसीलिए हमें ये स्टेप करना पड़ा कि मेसन के लेबर आर्स अलग करने पड़े और हेल्पर के लेबर आर्स अलग करने पड़े। अब जब आपके पास दोनों के लेबर आर्स अलग अलग आ चुके हैं तो इन लेबर आर्स को उनकी रेस्पेक्टिव वेज रेट के साथ मल्टीप्लाई करते जाएं तो आपके पास मेसन की कॉस्ट आ जाएगी और हेल्पर की कॉस्ट आ जाएगी। इन दोनों कॉस्ट को जब आप ऐड करेंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी, जो कि 1000 स्क्वायर फीट के एरिया पे आपको करवाने के लिए जो लेबर यूज़ किया आपने 3 मेसन और 2 हेल्पर्स, उनकी कॉस्ट होगी। एक और एग्जांपल देख लें। लेबर कॉस्ट हमने कैलकुलेट करनी है। कंक्रीट हमारे पास जो हमने डालनी है वो 42 क्यूबिक यार्ड्स कंक्रीट करनी है। प्रोडक्टिविटी रेट मुझे दे दिया गया, वेज रेट मुझे दे दिया गया। लेबर कॉस्ट निकालने के लिए फार्मूला है हमारे पास लेबर आवर्स इनटू वेज रेट। अब आपके पास लेबर आवर्स नहीं है
तो लेबर आवर्स निकालने के लिए फार्मूला है प्रोडक्टिविटी रेट इनटू टोटल क्वांटिटी। प्रोडक्टिविटी रेट आपको दे दिया 0.4, क्वांटिटी आपको दे दी गई है 42, और आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास लेबर आवर्स आ गए। लेबर आवर्स को जब आप वेज रेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास लेबर कॉस्ट निकल के आ जाएगी। एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। लेबर कॉस्ट अगेन निकालनी है हमने। 4298 पाउंड स्टील हमने कैलकुलेट किया है, एक फुटिंग है उसमें ये डालने के लिए। हमें प्रोडक्टिविटी रेट बता दिया गया और हमें वेज रेट भी बता दिया गया। अब जो हमें क्वांटिटी दी गई है ये पाउंड्स में है, तो हमने इसको अपनी आसानी के लिए टन्स में कन्वर्ट कर लेना है क्योंकि स्टील है। तो एक टन में हमारे पास 2000 पाउंड्स होते हैं, तो 4298 पाउंड्स में कितने टन होंगे? सिंपल, आप 2000 से इसको डिवाइड कर दें, आपके पास टोटल टन आ जाएंगे। अब आपके पास क्वांटिटी आ गई, प्रोडक्टिविटी रेट आपके पास अवेलेबल है, लेबर आवर्स निकल आएंगे। लेबर आवर्स को जब गिवन वेज रेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास टोटल लेबर कॉस्ट आ जाएगी। एग्जाम्पल 6, दोबारा हमने लेबर कॉस्ट निकालनी है और एक्सकेवेशन की एक्टिविटी है। एक लेबर हमने हायर किया है और जो क्वांटिटी हमने एक्सकेवेट करवानी है वो है जी 1023.88 क्यूबिक फीट, जो हमने ड्राइंग से कैलकुलेट की है। और एक लेबर एक दिन यानी कि 8 घंटे जो वो काम करता है उसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो 75 क्यूबिक फीट है। ये ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, जिस तरह मैंने आपको बताया ये हिस्टोरिक डाटा है, वहाँ से हम उठा सकते हैं। तो एक लेबर अगर एक्सकेवेशन करता है नॉर्मल लूज सॉइल में 8 घंटे, तो वो 75 क्यूबिक फीट की एक्सकेवेशन कर सकता है। उसकी वेज रेट हमारे पास है 650 रुपये पर डे के हिसाब से। तो मैं ये बता रहा था कि आपने सबसे पहला स्टेप अगेन वही प्रोडक्टिविटी रेट निकालना है। प्रोडक्टिविटी रेट, अब इसमें एक चीज़ ये देखें कि आपको लेबर की जो वो है प्रोडक्टिविटी वो हमें दे दी गई है कि वो कितनी क्वांटिटी एक्सकेवेट कर सकता है एक लेबर, और हमें लेबर आवर भी बता दिया गया है जो कि एक डे है या 8 घंटे हैं, जो सा मर्जी आप कर लें। अगर आप डेज में करना चाह रहे हैं तो फिर आप 1 यूज़ करेंगे, अगर आप आवर्स में करना चाह रहे हैं तो आप 8 लिखेंगे। बेटर यही है उसको डेज में लेकर जाएं, क्योंकि नॉर्मल साइट्स पे एक दिन 8 घंटों के बराबर होता है, कहीं पे ये एक दिन 10 घंटों के इक्विवेलेंट होगा, तो आप उसको 1 कर देंगे तो वो ज़्यादा आसानी से हो जाएगा। तो सबसे पहले अब इसमें आपने लेबर कॉस्ट जब निकालनी है तो उसके लिए आपको लेबर आवर्स का पता होना चाहिए, और लेबर आवर्स निकालने के लिए आपको प्रोडक्टिविटी रेट का पता होना चाहिए। अब चूंकि आपको प्रोडक्टिविटी रेट का नहीं पता, तो आप सबसे पहले प्रोडक्टिविटी रेट को कैलकुलेट करेंगे। फार्मूला लगा के लेबर आवर डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। लेबर आवर कितने हैं जी? 1 डे डिवाइडेड बाय लेबर की प्रोडक्टिविटी कितनी है उस एक दिन में? 75 क्यूबिक फीट। तो ये उस लेबर की प्रोडक्टिविटी रेट निकल आया। अब इस प्रोडक्टिविटी रेट को जब आप क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास लेबर आवर्स निकल आए। लेबर आवर्स को जब आप उसके गिवन वेज रेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास लेबर कॉस्ट निकल आएगी इस स्पेसिफिक सिनेरियो में। थर्ड लास्ट एग्जांपल, लेबर कॉस्ट निकालनी है जी। अगेन एक्सकेवेशन के लिए हमने एक ही लेबर उठाई है। प्लॉट एरिया हमें 28 बाई 28 का दिया गया है, यानी कि 784 स्क्वायर फीट है। और डेप्थ ऑफ क्लियरेंस, क्लियरेंस से मुराद आपने जो ऊपर ऊपर से साइट की क्लियरेंस करनी है, सफाई करनी है, वो अप टू 3 इंच डेप्थ तक आपने उसको लेकर जाना है। प्रोडक्टिविटी रेट हमें दे दिया गया है 0.1 आवर्स पर क्यूबिक फीट, जो कि स्पेसिफिकली इस एक लेबर का नॉर्मल कंडीशन में जब वो एक्सकेवेशन कर रहा होता है। फिर हमें वेज रेट बता दिया गया है इसी लेबर का, मिसाल के तौर पे 125 रुपीज़ पर आवर के हिसाब से। तो फार्मूला है हमारे पास लेबर कॉस्ट का, लेबर आवर्स इनटू वेज रेट। अब यहाँ पर हमारे पास लेबर आवर्स मौजूद नहीं है, तो हमने सबसे पहले लेबर आवर्स निकालने हैं। प्रोडक्टिविटी रेट हमें गिवन है, क्वांटिटी हमें गिवन है। ये जेन में रखिएगा, आपको 784 स्क्वायर फीट दिया गया है। एक्सकेवेशन हमें हमेशा क्यूबिक फीट में हम लेकर चलते हैं, तो इस 784 को थर्ड डायमेंशन जो कि डेप्थ आपको गिवन है 3 इंच, उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्वांटिटी आ जाएगी 196 क्यूबिक फीट। अब इस क्वांटिटी को गिवन प्रोडक्टिविटी रेट के साथ मल्टीप्लाई करें
लेबर आवर्स आ जाएंगे। लेबर आवर्स को गिवन वेज रेट के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास लेबर कॉस्ट निकल के आ जाएगी। सेकेंड लास्ट पॉइंट की तरफ आते हैं, इक्विपमेंट। पहले तो हमने देखा कि लेबर की कॉस्ट और प्रोडक्टिविटी रेट से रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल। अब हमने अगर इक्विपमेंट की कॉस्ट निकालनी है तो उस केस में क्या करते हैं? सेम फार्मूला वही है, सिर्फ हमने नाम बदल दिया है कि पहले लेबर कॉस्ट थी, अब इक्विपमेंट कॉस्ट आ गई है। पहले लेबर आवर्स थे, अब इक्विपमेंट आवर्स आ गए हैं। पहले वेज रेट था मजदूर का, लेबर का, अब उस इक्विपमेंट का रेट आ गया है या उसका कॉस्ट पर आर आ गई है। एग्जांपल हम इसकी देख लेते हैं कि हमने एक प्रोजेक्ट है घर का, उसकी एक्सकेवेशन करनी है 407 क्यूबिक यार्ड्स की। इक्विपमेंट की टोटल कॉस्ट हमें निकालनी है। अब इक्विपमेंट क्या है जी? हमारे पास एक्सकेवेटर है जिसको हम बैक हो भी बोलते हैं, और उसकी जो बकेट से मुराद फ्रंट, जो उसका जिसमें वो जो जो एक्सकेवेशन के लिए आप यूज़ करते हैं उसको हम बकेट बोलते हैं, जिसमें वो एक्सकेवेटेड मटेरियल आ रहा होता है। तो जो हम एक्सकेवेटर यूज़ कर रहे हैं, उसकी जो बकेट का वॉल्यूम है वो 1 क्यूबिक यार्ड है। ये अगर आप जो मशीनरी यूज़ कर रहे होते हैं, उनके उसमें और कंपनी के डॉक्यूमेंट्स में भी अवेलेबल होता है। बाकी ये साइट पर आप फीता रख के खुद भी उसका वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं। अच्छा, उस मशीनरी को मोबिलाइजेशन का जो टाइम लगेगा वो 2 घंटे हैं, और उसका जो मशीनरी का वर्क रेट है अ, वो 55 क्यूबिक यार्ड्स एक्सकवेट करती है पर आवर में। ये उसका प्रोडक्टिविटी रेट भी हमें दे दिया गया। इक्विपमेंट की कॉस्ट हमें दे दी गई $16.75 पर आवर, और ऑपरेटर की कॉस्ट भी हमें दे दी गई $19.75 पर आवर। अब सबसे पहले हमने इक्विपमेंट आवर्स कैलकुलेट करने हैं। इक्विपमेंट आवर्स के लिए हमने जो गिवन क्वांटिटी है उसको सिंपल प्रोडक्टिविटी रेट के साथ हमने डिवाइड कर दिया। यानी कि जो इस रेट ऑफ वर्क जो हमें गिवन है इस इक्विपमेंट का, उसके रेट ऑफ वर्क से जब मैं डिवाइड करता हूं तो मेरे पास 7.4 आवर्स निकल कर आ जाते हैं। अब ये टोटल आवर्स नहीं है, ये इक्विपमेंट का उस साइट के ऊपर काम करने के घंटे हैं। उसका जो मोबिलाइजेशन के आवर्स हैं, दो वो भी इसमें हमने इंक्लूड करने होते हैं, वो भी इंक्लूड करेंगे। तो 7.2 में जब 2 आवर्स मोबिलाइजेशन के हम ऐड करेंगे तो उस मशीनरी के टोटल इक्विपमेंट आवर्स निकल के आ जाएंगे 9.4 आवर्स। अब हमने इक्विपमेंट कॉस्ट कैसे निकालनी है? इन आवर्स को जब आप इक्विपमेंट के रेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इक्विपमेंट की कॉस्ट आ जाएगी। इसी तरह जब आप इन आवर्स को जो ऑपरेटर है उसके वेज रेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी कॉस्ट निकल के आ जाएगी। अब आप इक्विपमेंट की कॉस्ट और उसके अंदर जो ऑपरेटर बैठा हुआ है उसकी कॉस्ट जब ऐड कर देंगे तो इस काम के लिए जो आपने बैक हो मंगवाई है उसकी टोटल कॉस्ट निकल के आ जाएगी $344 की। 1 क्यूबिक यार्ड में याद रखिएगा 27 क्यूबिक फीट होते हैं। सेकेंड लास्ट एग्जाम्पल, क्वांटिटी लेट्स सपोज हमने बैक फिलिंग की जो करनी है, मतलब कि मिट्टी वापस जो खुदी हुई है उसको वापस ट्रेंच में डालना है। उसका वॉल्यूम है हमारे पास 153 क्यूबिक यार्ड्स का। इक्विपमेंट हम जो यूज़ कर रहे हैं वो जी है डोज़र, और उसका रेट है पर आर का हमें दे दिया गया है। डोजर की जो वर्किंग एफिशिएंसी है, जो वर्क रेट है, वो है 100 क्यूबिक यार्ड्स पर आवर के हिसाब से जो हम इधर डोजर यूज़ कर रहे हैं। ऑपरेटर पर आवर उसकी कॉस्ट हमें गिवन है। लेबर जो उसके अंदर बैठी हुई है या उसके साथ जो हेल्पर होता है, डोजर के साथ एक हेल्पर होता है, एक ऑपरेटर होता है और एक उसके साथ हेल्पर होता है। ऑपरेटर की पर आवर कॉस्ट हमें दे दी गई है और उसके साथ जो हेल्पर है, लेबरर है, उसकी पर आवर की कॉस्ट हमें दे दी गई है। फिर हमें मोबिलाइजेशन के आर्स भी बता दिए गए हैं। तो सबसे पहले हमने टोटल आर्स निकाल लेने हैं। टोटल आवर्स निकालने के लिए क्वांटिटी डिवाइडेड बाय डोजर का वर्क रेट जो हमें दे दिया गया है 100 क्यूबिक यार्ड्स पर आवर, तो हमारे पास 1.5 आवर्स आ गए। अब इस 1.5 आवर्स में मोबिलाइजेशन आवर्स आपने लाजमी ऐड करने हैं, तो वो हमारे पास 3 आवर्स आ जाएंगे। इक्विपमेंट कॉस्ट कैसे निकलेगी? आवर्स को उस इक्विपमेंट के रेट के साथ मल्टीप्लाई कर दें, इक्विपमेंट की कॉस्ट आ जाएगी। ऑपरेटर की कॉस्ट कैसे निकलेगी? इन्हीं आवर्स को आप ऑपरेटर के वेज रेट के साथ मल्टीप्लाई कर दें,
ऑपरेटर की कास्ट आ जाएगी। लेबर की कास्ट कैसे निकलेगी? लेबर जो ऊपर आपने और निकाले हैं 3, उसको मल्टीप्लाई कर दें लेबर के वेज रेट के साथ, तो आपके पास लेबर की कास्ट आ जाएगी। इन तीनों कॉस्टों को जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास टोटल कॉस्ट निकल के आ जाएगी इस डोज़र का 153 क्यूबिक यार्ड का जो बैक फिलिंग का काम आपने करवाना है उसकी कॉस्ट। आखिरी एग्जांपल है गालबन, इसमें हमने इक्विपमेंट की अगेन कॉस्ट निकालनी है। प्लॉट एरिया है 784 स्क्वायर फीट, डेप्थ ऑफ क्लियरेंस है 3 इंच की, और हमने डोज़र यूज़ करना है, और उसकी हमें अब एफिशिएंसी बता दी गई है क्यूबिक फीट पर आवर में। तो वो है 437 क्यूबिक फीट पर आवर। अगर इसमें साथ हमें ये भी, जब हम इसका रेट लेने गए थे तो हमें ये बताया गया कि अगर तो हमारा जो काम है वो 12,000 क्यूबिक फीट से ज़्यादा का है तो डोज़र का रेट होगा 4,000 रुपए पर आवर के हिसाब से। अगर तो हमारा जो काम है वो 12,000 क्यूबिक फीट से कम है तो फिर उस डोज़र वाले ने कहा कि वो 8,000 रुपये चार्ज करेगा पर आवर के हिसाब से। ऑपरेटर की कास्ट है जी 550 हमारे पास रुपए पर आवर के हिसाब से। सबसे पहला स्टेप आपने क्वांटिटी निकाल लेनी है, 784 मल्टीप्लाइड बाय 0.25, क्वांटिटी आ गई। उसके बाद आपने इक्विपमेंट आवर्स निकाल लेने हैं। इक्विपमेंट आवर्स के लिए क्वांटिटी डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी ऑफ डोजर, आपके पास इक्विपमेंट आवर्स निकल आए। इक्विपमेंट कॉस्ट कैसे निकलेगी? ये जो आवर्स निकले हैं इसको आप स्टैंडर्ड रेट जो आपको वेज रेट गिवन है ऊपर उसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। इसी तरह ऑपरेटर की कॉस्ट है, ऑपरेटर की कॉस्ट को जो ऑपरेटर के वेज रेट है उसको मल्टीप्लाई कर दें आवर्स के साथ 0.45 के साथ, तो ये आपकी ऑपरेटर कॉस्ट आ जाएगी। ऑपरेटर कॉस्ट और इक्विपमेंट कॉस्ट को जब आप ऐड कर देंगे तो आपके पास टोटल कॉस्ट निकल के आ जाएगी इस प्लॉट में जो आपने क्लियरिंग करनी है इस साइट के ऊपर 3,848 रुपये। अब ये कुछ स्लाइडें हैं, ये आपके लिए मैंने ऐड की हैं कि आपको पता लगे कि लेबर प्रोडक्टिविटी रेट्स जो हैं, अगर आपको चार्ट्स दे दिए जाएं, हिस्टोरिकल डाटा जो कंपनी के पास होता है वो किस तरह उन्होंने सेव किया होता है। ये देख लें जी, इसमें अगर हम वुड वर्क की बात करें तो ये इसमें आइटम की डिस्क्रिप्शन दी हुई है लेफ्ट साइड पर, उसकी हमने मेजरमेंट की यूनिट दे दी है और साथ में हमने उसकी क्वांटिटी बता दी है, और इसमें जो स्टैंडर्ड आवर्स यूज हुए हुए हैं वो 8 आवर्स की ये प्रोडक्टिविटी रेट्स बताए गए हैं। तो साथ में उसकी लेबर की भी डिटेल बता दी गई है कि अगर आप 2 ज्वाइनर और एक हेल्पर यूज करेंगे 8 घंटों के लिए तो इस एक्टिविटी का जो प्रोडक्टिविटी रेट होगा वो 8 होगा। इसी तरह ये तमाम एक्टिविटीज़ एक्सकेवेशन के लिए भी है, फिर मिसलिनियस शटर मेकिंग, फिर ये कंक्रीट वर्क आप देख सकते हैं कि अगर आप फुटिंग्स के नीचे काम कर रहे हैं, पीसीसी डाल रहे हैं, तो उसके फॉर्म वर्क जो कि यूनिट मीटर स्क्वायर में होगी, और अगर आप एक कारपेंटर यूज़ करते हैं और एक हेल्पर यूज़ करते हैं तो वो 8 घंटों में 40 मीटर स्क्वायर का जो है वो काम कर देंगे। तो इसी तरह ये तमाम जो एक्टिविटीज़ हैं उनसे रिलेटेड प्रोडक्टिविटी रेट्स दिए गए हैं और उनके सामने यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर बता दी गई है। ये आपकी मैंने रेफरेंस के लिए ये ऐड किया है ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो सके चीज़ों का कि लेबर रेट्स का अगर चार्ट्स में आपको दिए जाएँ तो वो कैसे नज़र आएंगे।